स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड की कुछ स्टेप्स हमने देखे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के जो और ब्रांचेस हैं उनका रिलेशन फिजिक्स से किस तरीके से हम वो यहाँ पे देखते हैं। तो 4 रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, रिलेशन टू मैथमेटिक्स, रिलेशन टू केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। हिंदी में भी यहाँ पे सब लिख दिया हमने, इनके नाम क्या क्या है। तो पहला रिलेशन जो है वो किससे है, मैथ से है, मैथमेटिक्स से। तो इसमें ज्यादा डिस्क्राइब करने जैसा कुछ है नहीं, ये आप भी जानते हो कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें क्वांटिटी में भी दी होती है, क्वांटिफिकेशन बहुत सारी चीजें होती है। तो जब क्वांटिटी की बात आती है, मतलब कि कोई वैल्यू की बात आती है, कोई चीज सॉल्व करने की बात आती है, तो मैथ्स का तो वहां यूज होना ही होना है। ठीक है, तो जब हम फिजिक्स में कोई भी ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसमें हम क्वांटिटी रखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें मैथ्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से फिजिक्स का रिलेशन किससे है, यहाँ पे मैथ्स से है। सेकेंड रिलेशन होता है वो फिजिक्स का किससे होता है, केमिस्ट्री से होता है। तो केमिस्ट्री में भी हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं कि हम जब भी केमिस्ट्री में कोई भी ऐसे रासायनिक संरचनाएं, केमिकल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो उसको समझने के लिए भी जो इन्वेंशन होता है वो फिजिक्स में ही होता है। मतलब कि फिजिक्स जो होता है बहुत ऐसी चीजों का आविष्कार करता है जिससे हम केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। ठीक है, एक्सरे वगैरह ये सारी चीजें जो होती हैं ये भी कहीं ना कहीं फिजिक्स की ही देन है। तो ये सारी चीजें किसमें हेल्प कर देती है, केमिस्ट्री में हेल्प करती है। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना, उसमें भी जो हम उनकी हेल्प से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखना, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में भी हम बहुत सारी चीजों को जब एनालाइज करते हैं तो कुछ चीजें जिनका इन्वेंशन किया जाता है, कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार किया जाता है जो फिजिक्स में किया जाता है। तो फिजिक्स में भी आप देखोगे, मतलब सॉरी केमिस्ट्री में भी आप देखोगे कि फिजिक्स का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाया गया है कि हम बहुत सारी चीजों को अगर एनालाइज कर पाते हैं, एक्सरे हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन, ऐसी चीजों को जो हम समझते हैं वो सारे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं फिजिक्स से ही। थर्ड रिलेशन जो है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान से। तो इसका तो एक बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ बात समझ सकते हैं। हम जो माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग लैब में जैसे यूज करते होगे, तो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, सेल्स को हम एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, उससे हम सब चीजें देख पाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप भी किसका इन्वेंशन है, फिजिक्स का ही इन्वेंशन है, वहीं से आविष्कार हुआ है। तो एक तरफ से हम देखा जाए तो फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी फिजिक्स का एक यहाँ पे रोल हमें नजर आता है। लास्ट जो है हमारा रिलेशन वो है एस्ट्रोनॉमी, मतलब खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम बात करेंगे, पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, एक पूरे सब्जेक्ट बन के नहीं है, पर इसमें हम बहुत चीजें जान सकते हैं। इसका रिलेशन कैसा है, फिजिक्स में टेलीस्कोप का, ठीक है, टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, ऐसी चीजों का इन्वेंशन हुआ है जिसकी वजह से हम प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को हम यहाँ बैठे भी देख पाते हैं। देखते हो ना, हम यहाँ से हम चीजों को, स्टार्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब चीजों को यहाँ पे देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। तो वो मदद करता है इसके लिए टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप किसका इन्वेंशन है, फिजिक्स का ही इन्वेंशन है। ये सारी चीजें इन्वेंशन, आविष्कार किसमें की गई है, फिजिक्स में। तो एक तरफ से हमें यहाँ पता चल गया कि इन 4 चीजों में जो साइंस की जो ब्रांचेस है, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एस्ट्रोनो, ये सारी चीजों में फिजिक्स का कहीं ना कहीं रिलेशन आता ही आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल फिजिक्स का होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, हमने स्टार्टिंग में ही आपको लॉस ऑफ नेचर में बताया था कि नेचर के कुछ अपने रूल्स हैं, नियम हैं, जिनको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या नियम है जिनको हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है, कुछ फोर्स हैं जो हम नेचर में देखते हैं। तो फोर्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर तरीके का फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स होते हैं। उनमें से कुछ फोर्स, 4 फोर्सेस निकाल के रखे गए हैं यहाँ पे आपके सामने। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इनको एक एक करके समझने से पहले ये जान ले कि ये फोर्स क्या है ना। तो फोर्स की अगर हम बात करते हैं, बल, ठीक है, बल यहाँ बात करते हैं, तो एक बहुत, ये जो एक्सपीरियंस है वो नेचर में हमको बहुत ज्यादा ही होते हुए दिखाई देता है। नॉर्मल लाइफ में हम अपने फोर्स हर जगह लगाते हैं। ये मार्कर, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, बहुत जोर से पकड़ के रखा है, किसकी वजह से, मैंने फोर्स लगाया है। कोई चीज नीचे गिरी है तो उसको नीचे से हम ऊपर की उठा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं ना। हमको हाथ, यहाँ पे हम अपने हाथों पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तभी उस चीज को हम उठा रहे हैं, ये है फोर्स। कोई चीज हम तोड़ रहे हैं तो उसको
लग रहा है। तो फोर्स, बल एक बहुत ही नेचर में हमको बहुत आराम से हर जगह दिखाई देता है, बहुत अच्छे से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेचर में कि ये फोर्स यहाँ पे क्या क्या है। कोई चीज फेंक रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, कोई चीज तोड़ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, कोई चीज को पकड़ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी चीज को हम उठा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। तो फोर्स हमको ये समझ में आता है नेचर में हर जगह यहाँ पे लगता ही है। तो ये जिस तरीके के फोर्स हैं उनको यहाँ पे नाम दिया गया है जो फंडामेंटल फोर्स के रूप में हमें पता चल रहे हैं। एक है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो दो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स ऐसे फोर्स है जो हमें दिखाई देते हैं नॉर्मली, मतलब चीजें जो हमें दिखाई दे रही है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चीजें हमें, ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता पर फोर्स लगता है, ठीक है। ये दो फोर्स हम नेचर में देख सकते हैं पर ये दो फोर्स हम अपने सामने से नेचर में देख नहीं सकते, बट ये भी फोर्स है और ये भी लगता है यहाँ पे। तो हम वही बात, पहला फोर्स देखते हैं। पहला फोर्स हम देखेंगे कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हम आपको समझाने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो आप लोगों ने 9th 10th में सब पढ़ चुका है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप सब जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास होता है, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, वो क्या हो, वो आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इनको कुछ मैं आपको स्टेप में बता रही, कुछ पॉइंट में बता दे रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, किस पर लगता है, क्या उसका नेचर है, उसके एग्जाम्पल्स हम कैसे ले सकते हैं। तो उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में बताया है। पहला कि इस फोर्स का सोर्स क्या है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है। सोर्स मतलब स्रोत, मतलब मूल कारण, कि इसका मूल कारण क्या है। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो मेन सोर्स है वो होता है मास। ये फोर्स सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में लगेगा जिनका मास हो, ठीक है, जिनका मास यहाँ पे इसका मीनिंग होता है द्रव्यमान, ठीक है। जब मैं मास बोलूं तो समझ जाना यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हो मास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे लगता है जिनका कुछ मास होता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर का भी कुछ मास होगा, इसका भी अपना क्या मास है, हमारा भी अपना एक मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक मास होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के मास होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है मास। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है एक्ट ऑन, मतलब ये किस पर लगता है, किस पर लगाया जाता है। तो ये फोर्स जो है सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट पे लगता है जिनका क्या हो, मास हो, ठीक है। मेन सोर्स मास होता है, बिना मास के ये जो फोर्स नहीं लग सकता, और ये लगता भी सिर्फ उन्हीं पे है जिसका मास होता है, ठीक है। आपने डेफिनेशन यही पढ़ा था ना कि दो बॉडी है जिनका मास है। तो अगर यदि ये बॉडी एक ये हो गई, अगर इसका कुछ मास होगा तो दूसरी बॉडी जिस पर ये फोर्स लगेगा उसका भी कुछ मास होना चाहिए। तो ये लगता भी किस पर है, जिसका मास हो, ठीक है। बिना मास के, बिना द्रव्यमान के ये फोर्स नहीं लग सकता। तीसरा पॉइंट है नेचर। इसका नेचर क्या होता है, मतलब कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि रिपल्शन करता है, ठीक है। अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कि दो बॉडी है जिनका कुछ मास होता है, आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन वाला। फोर्थ पॉइंट है रेंज। रेंज मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं दूरी या प्रसार। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर दो बॉडी जिनका मास है तो क्या वो बॉडी मतलब कैसी रहेगी, वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, कितना पास में रहेगा कि उसमें वो फोर्स लग सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए उन दो ऑब्जेक्ट्स के पास कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना रेंज होना चाहिए, इतना, इतना या इतना। तो हमने यहाँ लिखा है इन्फिनाइट, अनंत। कितनी ही इन्फिनाइट, कितनी ही दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पर भी होगी तो भी उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या होगा, उनके पास अगर मास है तो चाहे वो जितनी दूरी पर भी चले जाए उनके बीच में अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है। तो उनका रेंज कैसा होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा। जरूरी नहीं है कि वो इतने पास हो तभी लगेगा या फिर वो इतना हो तभी लगेगा, वो चाहे जितना हो सकता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथ, शक्ति। तो मैंने आपको 4 फोर्सेस बताए हैं जिसमें ग्रेविटेशनल है, ठीक है, फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो स्ट्रेंथ में ये पूछता है कि ये जो फोर्स है वो बाकी की 3 फोर्सों के कंपैरिजन, 3 फोर्सेस के कंपैरिजन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो
आपको मैं बता दूं उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति जो होती है वो बाकी फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, थोड़ी वीक होती है। ये जो फोर्स है ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा यूज में आने वाला, बहुत ही एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। बाकी जो 3 फोर्स हैं उनके बारे में भी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको 12th में मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ोगे। पर बाकी की जो 2 फोर्सेस थे लास्ट के 3rd और 4th, उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाकी फोर्स के कंपैरिजन बहुत ही वीक होता है, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि वो जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और यूज नहीं किया जाता, सबसे ज्यादा यूज तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हमें दिखाई देता है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कहना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर बाकी फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ये वीक होता है। अब कुछ एग्जांपल कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कैसे लग सकता है, इस एग्जांपल क्या ले सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, सभी ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होगा उन पे ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ज्यादा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लीजिए जिनका कुछ ना कुछ मास होगा, उनके बीच में फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है। हम अर्थ पर है, जैसे कि हम आपको अगर एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि हम सब जो है वो अर्थ पे है, अर्थ का भी अपना एक मास है, ठीक है, पृथ्वी का अपना द्रव्यमान है, और उस पे जो हम है, ठीक है, हमारा भी अपना द्रव्यमान है, तो वहां पे फोर्स कैसा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां पे। तो इसी तरीके से 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास होगा, जिनका द्रव्यमान होगा, उस जगह पे ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स यही होते हैं, अर्थ हो गया, अर्थ पे हम जो है, पृथ्वी पे हम जो रहते हैं, हमारा मास, तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस मार्कर का ले लीजिए और इस बोर्ड का ले लीजिए, तो इसका एक मास होगा और इसका अपना मास होगा, तो इनके बीच में भी कैसा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं, इसको लिखने, अगर आप इसको लिखोगे अपने नोट में, अगर नोट कॉपी जब आप करोगे यहाँ पे इसको कॉपी में, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा समझ में आएगा कि मेन। अब हमारा जो सेकेंड फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये जो फोर्स होता है वो 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो मास पर डिपेंड करता था, वैसे ही ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज पर। आप सबने जानते हैं प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस प्लस चार्ज, तो इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला क्या है, ये फोर्स है। अब बात की जाती है कि ये जो फोर्स है, जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पहले सब कहते थे कि ये एक अलग अलग फोर्स, एक अलग फील्ड है, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। बाद में आगे जाकर ये बात साफ हुई कि ये जो फील्ड है दोनों का काम एक ही है, ठीक है। जब चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से होता है, चार्ज बहुत तेजी से मोशन करता है, उसकी आवेश उसकी गति बहुत ज्यादा तेज होती है, तो फिर वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो मैंने चार्ज फ्लो बोला, ठीक है, चार्ज का मोशन बोला, इसका मतलब क्या समझ सकते हो ना यहाँ पे कि वायर है, वायर में इलेक्ट्रिक क्या हो रही है, उसमें चार्ज क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ना, कोई चीज चार्ज, जैसे मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो चार्जर जब हम लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज कैसे होता है, वायर में क्या जाती है, इलेक्ट्रिक जाती है, ठीक है, उसमें चार्ज क्या होता है, उसमें फ्लो हो रहा होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि किसी में जब चार्ज धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, वो ठीक है, पर अगर बहुत तेजी से अगर जा रहा है, चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव वहां पे उत्पन्न किए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पहले सबने अलग अलग बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, तो वहां पे एक ही है दोनों। चलिए ये आगे और बात आप 12th क्लास में जानोगे, ये तो आपको एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा 12th क्लास में, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने का मतलब नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ग्रेविटेशनल में मास था, ठीक है, क्योंकि हम जानते थे कि 2 वस्तुएं हैं, जब उनका मास होगा तभी वो आपस में फोर्स लगा पाएगी। उसी तरीके से ये भी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो फोर्स लगाने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में चार्ज है और दूसरे में चार्ज नहीं है तो ये फोर्स लगेगा, तब नहीं फोर्स लग सकता है। चलिए, और लगता भी वही है जिस पर चार्ज हो। नेचर इसका क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है। ग्रेविटेशनल में हमने पढ़ा था कि सिर्फ अट्रैक्ट करता है, इसमें दोनों काम करता है। इसका एक हम ये भी बोल सकते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मास जो होता है, ग्रेविटेशनल किस पे डिपेंड होता है, मास पे, यानी कि द्रव्यमान पे। हमारा जो द्रव्यमान होता है वो एक ही प्रकार का होता है, मतलब कि
नेगेटिव मास कभी नहीं होता है। इसमें तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर ग्रेविटेशनल नेगेटिव नहीं होता है, मतलब उसमें मास जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे दोनों होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन। जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस में ही सिर्फ यहाँ पे अट्रैक्शन हो, मतलब अट्रैक्शन हो, अगर प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो यहाँ पे रिपल्शन भी हो सकता है। ओके, रेंज क्या होती है इसकी यहाँ पे, तो जैसा ग्रेविटेशनल की रेंज इनफाइनाइट थी, उसी तरीके से ये भी कैसी है, इनफाइनाइट होती है। स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, शक्ति जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल्स, अब हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल को हमने एग्जाम्पल में दिया था कि नेचर में हम कैसे दे सकते हैं। हम कोई चीज जमीन में फेंक रहे हैं, अर्थ में फेंक रहे हैं, तो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई चीज उठा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी चीजें, हम अर्थ पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो भी कौन सा एक फोर्स वहां पे हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अगर यदि मैं आपको नेचर में बताऊं, एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, मार्कर, तो इस मार्कर से मैं अगर कुछ लिख रही हूँ इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे मैंने इतना जो लिखा हुआ है, तो क्या रीजन है कि इस मार्कर के अंदर जो इंक थी वो उस बोर्ड पे आ गई, है ना। यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स हमको दिखाई दे रहा है, कोई चीज मैं नीचे गिरी है और उसको मैं उठा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ऐसा कौन सा फोर्स लगाया है, तो वहां पे भी ये फोर्स कौन सा काम किया। इसकी इंक जो इस मार्कर में भरी थी वो इस बोर्ड पर कैसे आ गई, कैसे ये लिख पा रहा है, इसकी इंक इस पे कैसे चिपक पा रही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें भी एक फोर्स काम करता है और इसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आप इसको एग्जाम्पल से नेचर में से देखने के लिए हम बता रहे हैं कि ये कैसा हम यहाँ बोल सकते हैं, किस तरीके का ये फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कि कोई चीज हम उठा रहे हैं, कोई चीज मेरे हाथ में है, तो इस मार्कर को मैंने जिस फोर्स के कारण, ये मार्कर मेरे जिस फोर्स के कारण मेरे हाथ पे टिका हुआ है, मैं कुछ ना कुछ तो बल दे रही हूँ ना, थोड़ा भी जो बल दे रही हूँ, ठीक है, मेरा एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है इस मार्कर को पकड़ने में, हाथ में ठहर जाने के लिए, तो ये भी एक फोर्स है। और ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो एक लाइन में अगर यदि मैं इसको सिर्फ बात करूं कि कैसा फोर्स हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, कि कोई चीज को अगर यदि हम पकड़े हैं, तो पकड़ के हम इसको संभाल पा रहे हैं, तो किस वजह से हम फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। मुझे इस मार्कर को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, ठीक है, मार्कर पकड़ा है, बहुत कम फोर्स, कम बल लगा के मैं इसे पकड़ पा रही हूँ। पर ये जो कम फोर्स है, ये जो एक नॉर्मल फोर्स है, वो भी क्या है, यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल में फ्रिक्शन लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स लिखा है, तो फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, ये आगे आप पढ़ोगे फ्रिक्शन क्या है। मैं यहाँ पे सीधे बता दूं, जो मैंने एग्जांपल दिया कि इस मार्कर से मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो मेरा यहाँ लिखना मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ जितना भी बता रहे हैं बस उतना आप देख लीजिए, इसको आगे चल के आप वैसे ही पढ़ोगे। मैग्नेटिक फोर्स तो है इस एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब चार्ज बहुत तेजी से मोशन करता है, बहुत उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे एक तरफ से ये भी कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें इलेक्ट्रिक फोर्स में, बहुत सारी चीजें हमने नहीं बताई है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का एक कूलॉम्स लॉ होता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स भी, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से ये यहाँ पे, जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन की बात की कि प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। अब जो हमारा थर्ड फोर्स है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका जो सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर पार्टिकल, मतलब कि ये जो फोर्स है वो, इसका सोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल का मास था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चार्ज था, ठीक है, उसके लिए चार्ज की जरूरत होती है। ये फोर्स किस में लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिकीय कण, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसी में किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियर पार्टिकल्स में आ जाएंगे। लगता भी किस पर है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे ही लगता है। नेचर कैसा होता है इसका, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है। रेंज क्या होती है इसकी, बहुत कम होती है, अभी हम बताएंगे कैसे। यहाँ पे ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हमने ग्रेविटेशनल की देखी थी इनफाइनाइट होती है, इसकी रेंज जो होती है मतलब कि ये बहुत ही कम। जब ये बहुत ज्यादा पास में होते हैं, पार्टिकल्स जब इनके बहुत ज्यादा पास में होते हैं तभी ये हमें दिखाई देते हैं, और जैसे ये दूर होने लगते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज बहुत ज्यादा की नहीं होती, बहुत कम की होती है। स्ट्रेंथ जो होती है इसकी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये कहना चाहिए कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था उससे कहीं ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर हम बताएं तो ये हमने सब लिखा है यहाँ पे इनसाइड न्यूक्लियस, कि ये जो होता है ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है।
तो एटम्स आपने पढ़ लीजिए, ये हमारा पूरा एटम है, इसमें छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, तो उसमें ये बोला गया है कि उसमें पार्टिकल अगर हम ले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन ले ले, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन ले ले, प्रोटॉन प्रोटॉन ले सकते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अगर 2 प्रोटॉन लिए, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा एटम है और इसके अंदर इससे भी अगर छोटा बनाऊं मैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लें बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल के अंदर एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, तो वो हॉल हो गया हमारा एटम, और वो जो टेबल रखी हुई है छोटी सी, वो हमारा हो गया क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा छोटा है, ठीक है, नाभिक। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर रहते हैं, अगर मैंने इसमें 2 प्रोटॉन ले लिए यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन और यहाँ पे ये दूसरा प्रोटॉन, तो आप कहोगे ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि 2 सेम चीजें नहीं हो सकती ना। अपोजिट चीजों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और एक जैसी चीजों में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 क्या ले लिए हैं, प्रोटॉन ले लिए हैं, 2 प्लस यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर क्या रीजन है कि एक छोटे से न्यूक्लियस में भी ये 2 प्रोटॉन आ जा रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं ये बाहर निकल जा रहे, जैसे रिपल्शन करके बाहर निकल जाना चाहिए ना। तो क्या कारण है कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन क्या स्टेबल है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से है, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपल करते हुए बाहर नहीं जा रहे हैं, तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ तो रीजन होगा, कोई तो ऐसा एक फोर्स होगा जो इन्हें यहाँ पे स्टेबल कर रहा है। एक छोटे से न्यूक्लियस में भी अच्छे से व्यवस्थित है कि 2 प्रोटॉन भी ले रहे हैं हम, तो वो अपने आप क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन भी हम ले सकते थे कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में रह पा रहे हैं, रिपल्शन नहीं हो पा रहा है, तोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि इनके बीच में भी एक फोर्स काम करता है और वही फोर्स कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर में ये सब काम होता है। अच्छा, अब जैसे हमने बोला कि इसकी रेंज जो होती है वो शॉर्ट होती है। रीजन ये है कि अगर यदि प्लस प्लस है, मैं यहाँ पे एक और प्लस ले लूं, ठीक है, थोड़ा सा और दूर कहीं प्लस ले लूं, तो हो सकता है कि ये जो 2 पास में प्लस हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस बना दूं, छोटा सा है क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत छोटा बना दी हूँ, अगर मैं चलो यहाँ पे बता दूं ये है न्यूक्लियस, ठीक है, इतना बड़ा बनाना ठीक नहीं है पर फिर भी बना दिया, प्लस 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 ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। प्रोटॉन अगर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, प्रोटॉन लिखो या फिर प्लस यहाँ पे लिख दो, तो क्या है, ये रेंज इसकी कम होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये इसके साथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है, यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर शायद ये इसके साथ, ये जितनी दूरी पे इसके साथ करते करते वहां से गायब हो जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में शॉर्ट रेंज होने का मतलब यही है कि जैसे ग्रेविटेशनल में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, पर इसमें न्यूक्लियर फोर्स में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 4 प्रोटॉन अंदर है तो हो सकता है ये अपने साइड वाले प्रोटॉन से तो इंटरेक्ट हो कर सकता है, पर शायद जो नीचे साइड प्रोटॉन है उससे साथ इंटरेक्ट करते करते वो गायब हो जाए, इसके साथ करेगा पर इसके साथ नहीं कर पाएगा। तो इसकी रेंज जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, पास में रहेंगे तो ही दिखाई देंगे, नहीं तो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ जो 4th लास्ट फोर्स है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये एक ऐसा फोर्स है जिसको ज्यादा फिजिक्स में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ज्यादा बातें नहीं बताई गई, तो जितनी चीज इसमें जानने वाली वो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उसका भी जो सोर्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सोर्स क्या था, न्यूक्लियर पार्टिकल, नाभिकीय कण, इसका भी सेम वही सोर्स रहता है, ठीक है। बस इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो कि द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपियर्स ओनली सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज एन बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। ये सारी हमने इसको हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में आपको लिख दिया है। इसको समझा देती हूँ मैं, क्या इसमें बताया गया है। जो चीज मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आपको बताया था कि ये हमारा है एटम, ठीक है, उसमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो ये हमने न्यूक्लियस बना दिया था, ठीक। इसमें हमने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस के, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन आपस में कैसे रह पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, किस तरीके से व्यवस्थित है, क्या वजह है, तो वो फोर्स कौन सा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। कि 2 प्रोटॉन क्यों है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक फोर्स लग रहा है।
बात आती है ये जो हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसमें ये बोला जाता है कि इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एक होता है वहां पे कण पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें से इस न्यूक्लियस से क्या बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो जब वो बाहर निकलते हैं इसमें से और आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या वजह है कि इसमें से बाहर निकल के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप सोचोगे कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये भी आप जाके 12th में ही पढ़ोगे कि इसकी क्या एक प्रक्रिया है कि इससे हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जो मैंने यहाँ लिखा है कि द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपेयर्स ऑन इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो है, मतलब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसमें कौन सी एक प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होता है, बीटा डीके, बीटा डीके ये लिखा है जो, ठीक है, बीटा डीके, इसको हिंदी में बोलते हैं बीटा 6। तो ये क्या है बीटा डीके, अल्फा डीके, तो ये बीटा डीके में ही, इस बीटा डीके में ही इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉनो, ये जो दो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बाहर की तरफ उत्सर्जित होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो बीटा डीके में जब दोनों चीजें बाहर निकलते हैं और न्यूट्रॉनो में कोई भी, यहाँ मैंने एक लिखा हुआ है अनचार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, अनचार्ज पार्टिकल, मतलब कि ये इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस कोई चार्ज इसमें नहीं होता है, अनचार्ज रहता है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं इस न्यूक्लियस से, तो आपस में इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ये किस वजह से होता है, कौन से फोर्स की वजह से होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। बीटा डीके में ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के होते हैं बाहर निकलते हैं। तो ये बीटा अल्फा गामा डीके, 3 डीके जो होते हैं वो सब एक प्रक्रिया है, रेडियो एक्टिविटी सब चीजों में होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताने की बात जरूरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स में, बाकी क्या है बीटा डीके, अल्फा डीके, सारी चीजें, क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, सब चीजें आप आगे जाके समझ जाओगे। अभी जिसमें सिर्फ सीधी सी बात जानने की जरूरी है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर से जब हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके इंटरेक्शन की वजह है कि उनके बीच में फोर्स काम करता है जो कहलाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो 4 फोर्स हमने बताए, ग्रेविटेशनल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में ज्यादा मैं इसे बताने की थाने की फिर इसको ज्यादा डिस्क्राइब किया नहीं गया है, बस नहीं बताया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर से कुछ अनावेशित कण होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो क्या होते हैं बाहर की तरफ उत्सर्जित होते हैं, किस सब चीजों में, बीटा डीके में। आगे आप जानोगे सब क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें ये है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे किससे कम होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से कम होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल से ज्यादा